ओके, सो विल स्टार्ट विद द सिलेबस फर्स्ट कि व्हाट आर द सिलेबस और हम उसको किस तरीके से धीरे धीरे कवर करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. सो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का मतलब वो ये होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें दे रखी हैं. कुछ एक्ट्स होंगे. हम आज जो देखते हैं कि पार्लियामेंट ऐसे है, राज्यसभा एक दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा राज्यसभा. स्टेट के अंदर दो हाउसेज होते हैं. प्रेसिडेंट की पावर ये है. हमारे जो भी एक्ट्स बने हैं वो कहाँ से बने हैं एंड वेयर वी गेट इट, फ्रॉम वेयर वी गॉट इट. उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी शुड नो, क्योंकि इस ये जो है आपकी चीजें, ये आपके कुछ कुछ चीजें हिस्ट्री के अंदर भी आएंगी, जिस जो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे जब आपकी क्लासेस होगी कि ये दोनों पार्ट की ओरिजिन कैसे हुआ. लेकिन हम पॉलिटी के अंदर इनको इसलिए पढ़ेंगे बिकॉज हमें ये पता करना है कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड जो भी है वो किस तरीके से पॉलिटी में इंपॉर्टेंट है. नाउ फर्स्ट विल डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मीन्स व्हाट, कि आज हमारा जो भी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बना है कि एक आरबीआई होना चाहिए, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, एक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होना चाहिए. ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है ये कहाँ से आया है, कैसे, किसने बोला कि इस तरीके की चीजें होनी चाहिए. सो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है ये आपका हिस्ट्री में भी कवर होगा. इसके अंदर आपको पूछा जाएगा जैसे कि जो भी गवर्नमेंट एक्ट्स बने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्ट ऑफ 1858, 1773, 1909, 1919. हम ये सारे जो एक्ट्स हैं ये जो है ये हमें पता चलेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर. इन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर आते आते ही हम आएंगे कि प्रेजेंट मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि आज हमारी जो प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बनी है, उसका क्या रोल है, वो आज हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद देन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब आप ये सोचिए कि जब आप एक ग्रुप होता है 10 फ्रेंड्स का, उस फ्रेंड्स के ग्रुप के अंदर अगर किसी के कुछ व्यूज हैं, किसी के कुछ व्यूज हैं, उन 10 लोगों में भी अगर आपस में क्लैशेस हो जाता है तो आप सोचिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो कि कंट्री का इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, तो उसके अंदर तो जो इतने सारे लीडर्स होंगे, इतनी सारी आइडियोलॉजीज होंगी, तो उनमें भी तो कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा, राइट. सो अगर आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इतने बड़े पन्नों का बना है, जिसको बनने में करीब 2 साल लग गए हैं, तो वो बिना क्लैशेस के तो बना नहीं होगा. उसके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई आइडियोलॉजीज कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा. किसी ने कुछ बोला होगा तो उसने उसका रिप्लाई में कहा होगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में इन लोगों को प्रिजर्व करना चाहिए, इन लोगों को स्पेशल राइट्स देना चाहिए, ये कुछ स्टेट्स है जिनको हमें बना के रखनी चाहिए, इनको प्रिविलेजेस देनी चाहिए. पार्लियामेंट के अंदर ये ऐसे लोग हैं कुछ जिनको पोजीशंस देनी चाहिए, कुछ पोजीशंस के बारे में आर्टिकल्स रखे होंगे. तो उनको बनाने में क्या क्या लगा, क्या क्या हमने ऑब्जेक्टिव्स लिए, क्या क्या हमारी पीछे का मोटिव होगा, पर्पस होगा कि एक हमारा जो यूनिटी, डाइवर्सिटी जिसे बोलते हैं, इंडिया कंट्री जो है वो हमारी डाइवर्सिटी है, तो उसको अमेलगमेट करने के लिए जो वसुदेव कुटुंबकम का जो प्रिंसिपल जो दिया है उसको कंप्लीट करने के लिए हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या हमारे बैकग्राउंड्स रहा है, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, क्या क्या आइडियोलॉजीज रहे हैं, उसको हम कवर करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. नाउ सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं. आज अगर आप देखो तो अगर हम बात करें, हमारी इंडिया जो डाइवर्स कंट्री है वहाँ पे बहुत सारे रिलीजन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है. हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, ईसाई, जैन, बनिया, बहुत सारे रिलीजन्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं. बहुत सारी कम्युनिटी साथ में रह रही है, ट्रेडिंग कम्युनिटी भी रह रही है, वर्किंग कम्युनिटी भी रह रही है. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए होंगे ना कि इन सारे डाइवर्सिटी को एक करके भी हम यूनिटी बना के रखें. तो सबसे पहले उसका वो जो प्रिंसिपल आता है, जैसे कि सेक्युलरिज्म हो गया, ठीक है. अगर जिसे अगर हम बात करें तो सब रिलीजन एक साथ रह रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो एक्ट काम करता है, लॉ काम करता है, गवर्निंग बॉडी काम करती है. तो ये किस तरीके से फीचर्स हैं, अगर आप देखो तो सोवरेंटी,
क्यों अगर आके कोई बाहर की कंट्री आके हमारे यहाँ पे अटैक कर नहीं कर सकती है, क्यों हम जाके कहीं और को बंदी नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो पूरे इंडिया के अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन स्पेसिफिक चल रहे हैं, वो फीचर्स जो होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स होंगे। ठीक है, यूनिटी बोल दो, डाइवर्सिटी बोल दो, सेक्युलरिज्म बोल दो, सोवरेंटी बोल दो, ये सारे जो प्रिंसिपल्स होंगे वो उसके बारे में हम एक एक चीज करके डिस्कस करेंगे। दैट वी विल कवर इन सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ प्रीएम्बल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हर बार सवाल पूछा जाता है। यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर तो आता ही था, उसके बाद इसमें यूपीएससी इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कई बार आपको बोल सकते हैं कि ओके प्रीएम्बल के बारे में बताइए, उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताइए, प्रीएम्बल में जो लिखा है वो बताइए। कई बार हमसे पूछ लिया जाता है। तो एग्जैक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रीएम्बल का क्या रोल है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली प्रीएम्बल में हम क्या पढ़ेंगे। तो दैट वी विल कवर इन दिस प्रीएम्बल। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन मतलब क्या, सेंटर, और टेरिटरीज मतलब जितने भी स्टेट्स हैं वो उसके अंदर कवर होंगे। ठीक है, उसके अंदर हम देखेंगे कि आर्टिकल कौन सा है यूनियन एंड टेरिटरी का। उसके बाद हम एक ये चीज भी देखेंगे कि जब भी कोई सेपरेट स्टेट की डिमांड होती है, सेपरेट स्टेट बनाने की डिमांड होती है, तो उसके अंदर किसके पास ज्यादा पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास या गवर्नर के पास, किसके पास ज्यादा पावर होती है, वो हम जो है वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। एंड ये जो टॉपिक है ये आपका यूनियन एंड टेरिटरी, ये आपके कई बार एसए के अंदर भी यूजफुल होता है। अगर आप कोई भी एसए शुरू करते हो जहाँ पे डाइवर्सिटी और सोसाइटी से रिलेटेड है, स्पेसिफिकली अगर सोसाइटी से रिलेटेड है, तो आप ये यहाँ के आर्टिकल्स को डाल सकते हो और ये एस्पेक्ट जो है आप वो डाल सकते हो। तो ये टॉपिक भी उस तरीके से अगर आप देखो तो इम्पोर्टेंट है। सिटीजनशिप, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो जीडीपी की अगर हम बात करते हैं या रेमिटेंसेस की बात करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा पार्ट इसका भी आता है। अगर हम बात करते हैं जैसे कि अभी रोहिंग्या क्राइसिस चल रहा है या फिर एनआरसी चल रहा है या और सारे इश्यूज चल रहे हैं, उसमें सिटीजनशिप जो है वो इश्यूज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके ये टॉपिक भी इस तरीके से इंपॉर्टेंट रखता है, मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आर्टिकल्स क्या है, बट ये क्वेश्चन मेंस में किस तरीके से इसको डिस्कस किया जाएगा और किस तरीके से एड्रेस किया जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट इन दिस सिटीजनशिप। नाउ फंडामेंटल राइट, ये टॉपिक जो है ये आपके सिर्फ पॉलिटी में ही नहीं बल्कि एथिक्स में, जो कि GS4 है, इकोनॉमिक्स में और GS3 के अंदर भी कुछ टॉपिक्स के अंदर इसका यूज किया जाएगा, इन्वायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट, डेवलपमेंटल कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड। तो ये टॉपिक जो है वो आपका वहां पे भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हमारे जैसे कि स्पीच हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया चल रहा है या हेट स्पीचेस होते हैं या कुछ क्राइम्स होते हैं, सोशल मीडिया क्राइम्स होते हैं, तो कौन से फंडामेंटल राइट्स जो है वो उसके अंदर हैम्पर होते हैं वो डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देख लो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे कहीं प्रेयर्स होती है या कहीं रिलीजियस चीज़ें होती हैं, कहीं पे नहीं होती, वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उसमें हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ठीक है, देन नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर फंडामेंटल राइट्स मतलब मिलिट्री को कैसे राइट्स हैं, नहीं, कुछ सिटीजनशिप को राइट्स होते हैं, कुछ एनआरआईज को होते हैं, वो हमारे कंट्री के अंदर कौन से राइट्स हैं, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट कौन सा राइट है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं वो किस तरीके से फंडामेंटल राइट को करते हैं, अगर हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो हम कहाँ जा सकते हैं, वेयर हमारे फंडामेंटल राइट्स को लेके कौन सी पावर है। हमारे इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स इतने स्ट्रॉन्ग है, दैट इज अ फंडामेंटल ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो कि है आर्टिकल 32, दिस इज रिगार्डेड अ सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ये बोला था कि आर्टिकल 32 इज द सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो किस तरीके से जाता है, क्यों कहा गया है, वो हम लोगों के लिए है, जनरल पब्लिक के लिए है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज प्रोवाइड कराता है, तो वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ये हम फंडामेंटल राइट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सिमिलरली गवर्नमेंट और
जुडिशरी का क्या कॉन्फ्लिक्ट रहा है इसके अंदर? कभी कभी होता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं ये फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, लेकिन जुडिशरी कहता है नहीं, अपने अपने व्यूज देता है। तो जैसे कि अभी ट्रिपल तलाक चल रहा था, सेक्शन 377 चल रहा था इशू, तो ये इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, और गवर्नमेंट ऐसे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आती है जो कि फंडामेंटल राइट्स को अमेलगमेट करती है, एंड जुडिशरी ऐसे कौन से व्यूज प्रोवाइड कराता है जो कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीजें हम फंडामेंटल राइट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक आपका हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत सारे आर्टिकल्स फंडामेंटल से रिलेटेड किसी इशू के अंदर अगर डाल देते हो तो डेफिनेटली आपको काफ़ी एक एज मिलती है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में तो आपको याद करना ही है, बट मेंस के अंदर भी आपको इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव से। तो मेंस पर्सपेक्टिव में जैसे कि मान लो ट्रिपल तलाक से कुछ क्वेश्चन आ गया, या आपका एलजीबीटी राइट का कुछ क्वेश्चन आ गया, आधार से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है, या फिर अगर मान लो इसमें आपका इशू आ गया कि रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट कुछ चीज़ हुई है, उसके इशू आ गया, तो ये सारी चीज़ें जो होगी वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड होगी। आपको सारा इसमें से लिंकेजेस प्रोवाइड कराना होगा एंड आपको इसके लिए पढ़ना होगा। तो ये टॉपिक हम बहुत ही डिटेल में बहुत आराम से पढ़ेंगे। एक इसके अंदर आपकी सारी जो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेरीज है हम वो डिस्कस भी करेंगे, और इस टॉपिक को हम लिंक करेंगे कि करंट अफेयर से किस तरीके से लिंक किया जा सकता है। नाउ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये टॉपिक आपका इस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि अगर हमारा कोई राइट है, अगर हमारा कहीं अधिकार है, तो हमें सरकार कुछ देती भी है जो सरकार की क्षेत्र में होता है, सरकार की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कि वो चीज़ हमें प्रोवाइड की जाए। जैसे कि आप मान लो मॉन्यूमेंट्स वगैरह है, हम मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखने जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट कौन करता है? हमारा जो इन्वायरमेंट है, हम नेशनल पार्क देखते हैं, नेशनल ये बायोस्फीयर्स देखते हैं, अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? अगर हम कहीं देख रहे हैं कि हमें कहीं पे अपॉर्चुनिटी इक्वल मिल रही है, जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमारे जो भी है वो हम डायरेक्ट करती है कि हमें ऐसा करना भी चाहिए। ये हम पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन ये सरकार की पॉलिसी के अंदर आता है कि सरकार को हमारे लिए क्या करना चाहिए। हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो अधिकार है ये, लेकिन ये जिम्मेदारी है। फंडामेंटल राइट्स आर राइट्स, अधिकार, लेकिन जो स्टेट पॉलिसी है वो क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट की, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो दीज आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अंदर आप हाँ आर्टिकल जैसे कि आप बोल दोगे 41, 44, ग्राम पंचायत या जो भी कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है उनको क्यों स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है कि उनको स्पेशली प्रोटेक्ट किया जाए, वो इसीलिए किया जाता है। देन फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज की ये बात आएगी। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब होता है कि जैसे कि अगर हमारे कुछ अधिकार है तो हमारी कुछ जिम्मेदारी भी तो होती है गवर्नमेंट के प्रति और हमारी कंट्री के प्रति। हर एक सिटीजन की जिम्मेदारी होती है। क्या होती है? नॉर्मल अपने नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करना, फ्लैग को रेस्पेक्ट करना, मॉन्यूमेंट्स को रेस्पेक्ट करना। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये हमारी ड्यूटीज होती है। राइट्स जो होंगे वो उनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, लेकिन अगर आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज अगर कहीं वायलेट होते तब आप नहीं जा सकते हो। तो इसके लिए भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, जैसे कि कहीं नेशनल एंथम कंपलसरी कर दिया था सिनेमा हॉल्स में, तो कुछ लोगों ने ऑब्लिगेशन मान के उनको किया, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो उस तरीके से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज़, एंड इन तीनों में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। आप एक बात बताइए, मेरा एक अधिकार है, कुछ सरकार मेरे लिए कर रही है, बट मेरी जिम्मेदारी भी है। कई बार हमारा क्या होता है, जैसे कि आपने अगर देखा होगा
कि हमारे पेरेंट्स हमें बहुत ज़्यादा छूट दे देते हैं, कभी कभी लिबरल हो जाते हैं कि ठीक है चलो बाहर चले जाओ, तो हम सोचते हैं कि हाँ ये तो हमारा अधिकार है, हमें तो बाहर घूमने का पूरा अधिकार है। लेकिन फिर हाँ साथ पे हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम तरीके से जाएं, उनको इन्फॉर्म करें कि हम कहाँ जाएं, टाइमली घर वापस आ जाएं, या फिर अगर हम पढ़ाई में इन्वॉल्व एज अ स्टूडेंट तो स्टूडेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो पढ़ाई करे, ये उसकी जिम्मेदारी है। उसका अधिकार है कि घर वालों से रिसोर्सेज लेना, घर वालों का पेरेंट्स उनको रिसोर्सेज देते हैं पैसे के रूप में, मॉरल सपोर्ट के रूप में, वो रिसोर्सेज घर वाले उनको प्रोवाइड कराते हैं। बट एट द सेम टाइम फिर स्टूडेंट की क्या जिम्मेदारी होती है कि उन रिसोर्सेज को बनाए रख के ढंग से पढ़ाई करे, तो वो हमारी ड्यूटी होती है। लेकिन अब आप देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें रिसोर्सेज तो मिल जाते हैं लेकिन हम अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभाते हैं और हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना दोनों में, जिम्मेदारी और अधिकार में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो इन अधिकारों को और जिम्मेदारियों को जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके लिए भी कुछ रूल्स बने होंगे, कुछ रेगुलेशंस बने होंगे, और इनको कैसे दूर किया जाता होगा ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। सिमिलरली डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स में अगर आप देखो तो इन दोनों में भी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी जजमेंट्स आए होंगे कि कुछ आर्टिकल्स इतने इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स सिटीजन के कि उनको किसी भी कीमत पे वॉयलेट नहीं किया जा सकता है, चाहे कुछ हो जाए। तो उस चीज़ के लिए भी अगर आप देखो तो इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी जो चीज़ है दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इस तरीके से हम इन टॉपिक को कवर करेंगे, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके अंदर हम लोग पहले हमारा चलेगा सेपरेट टॉपिक, फिर हम जब तीनों कवर हो जाएंगे तो तीनों का डिस्कशन करेंगे विद रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, कि करंट अफेयर्स में इनसे रिलेटेड क्या क्या इशू चल रहे हैं, और अगर चल भी रहे हैं तो इनका कॉन्फ्लिक्ट क्या है, रीज़न क्या है, मोडस ऑपरेंडी अगर किसी का चल रहा है तो वो क्या है, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स तो है ही, बट मेंस पर्सपेक्टिव से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सेपरेट अमेंडमेंट्स होते हैं। कभी अमेंडमेंट हो गया कि इसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए तो फिर से अमेंडमेंट हो गया, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा टैक्स स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली था बट अभी कुछ अमेंडमेंट आया कि जीएसटी आ गया, फिर हमारे जुडिशियल स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली था बट कुछ अमेंडमेंट आया कि एनजीएससी आ गया। तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमें लगता है सोसाइटी चेंज होती है, इकोनॉमिक्स चेंज होती है या सिस्टम चेंज होता है, तो हमें लगता है कि कुछ अमेंडमेंट्स होने चाहिए। तो वो अमेंडमेंट ऐसा तो नहीं है सरकार आ जाया उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल कर दिए सडनली, ऐसा नहीं होता है। तो सरकार क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करती रहती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के अंदर होता है कि आज फर्स्ट अमेंडमेंट किया, फिर सेकंड अमेंडमेंट करेगी, फिर थर्ड अमेंडमेंट करेगी। तो सरकार इस तरीके से अमेंडमेंट्स करती है जिसकी वजह से आगे चीज़ें चलती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो जीएसटी की, तो टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस लाने थे जीएसटी के अंदर ही, तो सरकार ने अमेंडमेंट किया जिसकी वजह से हमारा टैक्स स्ट्रक्चर जो होता है, जो हम जीएसटी पे करते हैं वो कर पाते हैं। ऐसे नहीं कि आउटराइटली सरकार ने रात ओवरनाइट ही बोल दिया कि कल से ये एप्लीकेबल होगा, नहीं। पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा उसकी बहस होगी, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उसमें सब अपने व्यूज़ प्रेजेंट करेंगे। व्यूज़ प्रेजेंट करने के बाद देन सर गवर्नमेंट विल टेक डिसीजन कि ठीक है अभी हमें इसके अंदर अमेंडमेंट लेके आना है, तो वो गवर्नमेंट इस तरीके से उसके अंदर अमेंडमेंट लेके आएगी। सो दैट इज द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इसमें लोकसभा की क्या सेपरेट पावर है, राज्यसभा की अगर क्या पावर है तो क्या है, जॉइंट में अगर हम देखेंगे तो क्या पावर है, दैट वी विल कवर इन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देन नेक्स्ट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सी, अगर आप किसी इंसान का बोलते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो, हर तरीके से देते हो, नाम, फैमिली, कहाँ से बिलोंग करते हो, कॉलेज कहाँ से की, पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो कहाँ से की, जॉब कर रहे हो तो क्या वर्किंग है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन कई बार आपको बोलते हैं ना अपने बारे में बताइए, पर्सनालिटी के बारे में बताइए, तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि आप हार्ड वर्किंग हो, डिसिप्लिन हो, ठीक है, कुछ बोलते हैं कि हम पंक्चुअल हैं, ठीक है, कुछ बोलते हैं कि हम स्किल्ड हैं,
कुछ बोलते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी है, कुछ बोलते हैं कि हमारी लैंग्वेज पे अच्छी कमांड है, कुछ बोलते हैं हम डांस में अच्छे हैं, हमारी हॉबी ये है, कुछ लोग बोलते हैं हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है। तो ये क्या होते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंसान, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पर्सन होता है। तो सिमिलरली अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए होंगे कि वो बेसिक स्ट्रक्चर है जो कुछ भी हो जाए वो वायलेट नहीं हो सकते। जैसे कि फॉर अगर एग्जांपल, एक बंदा अगर या एक पर्सन अगर हार्ड वर्किंग है, ठीक है, तो ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन अगर कुछ भी हो जाए वो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर कभी वायलेट नहीं होगी, चाहे वो अमेरिका रह रहा हो, चाहे वो इंडिया रह रहा हो, चाहे वो जापान रह रहा हो, या वो कहीं भी रह रहा हो। सो इसको हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, कि भाई ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर कभी नहीं हो सकती। जैसे दाल के अंदर अगर तड़का लगाते हैं तो कुछ स्वाद होता है, वो लगता है कि वो बेसिक है, वो होना ही चाहिए, अगर वो नहीं हो तो दाल का खाने का कोई मज़ा नहीं है। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अगर वो बेसिक प्रिंसिपल फुलफिल नहीं होते हैं तो कुछ मतलब वो उनको हम वायलेट नहीं कर सकते हैं। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे रहा है या गवर्नमेंट कुछ रूल्स लेके आ रही है तो वो ये मेक श्योर करती हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है इनको नुकसान ना हो, बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। वो इसी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करती है। इट शुड मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट शुड मेंटेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इसको भी हम करेंगे, लेकिन हम इसको इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि ये हमारे मेंस के अंदर हेल्पफुल हो। मतलब हम देखो गाइस, प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम सेपरेट होते हैं, लेकिन उनकी कभी भी प्रिपरेशन सेपरेट नहीं हो सकती है। अगर आप प्रीलिम्स के लिए अपना कॉन्सेप्ट अच्छे कर लें, स्ट्रॉन्ग कर लें, तो आपको मेंस में भी हेल्पफुल करेंगे कि आप उनको आंसर राइटिंग के अंदर कैसे लिखते हो, वो हम प्रैक्टिस करेंगे। हम धीरे धीरे उसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे, बट हमें ये है कि हमारी जो हम प्रीलिम्स के जो सवाल हम यूज़ कर रहे हैं या प्रीलिम्स का नॉलेज हम यूज़ कर रहे हैं उनको हम मेंस के अंदर कैसे लेके आ सकते हैं। फर्स्ट हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। तो हमारे कॉन्सेप्ट अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं यूज़ कर रहे हैं, GS2 में अगर यूज़ कर रहे हैं या GS4 में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमें उनका बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो हम कैसे यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू नो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसी के बाद हम इसको यूज़ करेंगे आंसर राइटिंग के अंदर। एंड मैं आपको सिखाऊंगी कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को आंसर राइटिंग के अंदर किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। आई विल टीच यू कि आप फैक्चुअल नॉलेज को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो आंसर राइटिंग के अंदर। ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन पहले आपको हमें सिलेबस कंप्लीट करना होगा। पहले हमें प्रीलिम्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने होंगे कि हाँ इस तरीके से पूछे जाते हैं। धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। Now, next. अब आता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आएगा कि गवर्नमेंट का क्या सिस्टम है, किस तरीके से हमारी सरकार चलती है। ऐसा तो नहीं है कि आज हमारा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुआ या प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है तो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ और कल से सब जगह राज चालू हो गया, नहीं। ऑलरेडी सेंटर पे, स्टेट पे कुछ उनके रिलेशंस होते हैं। वो क्या होते हैं, कोई वॉर हो रहा है तब क्या रिलेशन होता है सरकार का सेंटर और केंद्र और राज्य सरकार का क्या रिलेशन होता है आपस में, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का क्या रिलेशंस होता है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनमें किस तरीके से काम किया जाता है, क्या सोल्यूशन होता है, ये हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो देन सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में सबसे पहले आएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमें ये पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है वो हम कैसे डिस्कस करेंगे कि उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर वो पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरीके से अडॉप्ट होते हैं या हम किस तरीके से उनको अडॉप्ट करते हैं रूल्स एंड गवर्निंग मेकिंग प्रोसेस के अंदर। तो ये जो आएगा दैट इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। देन फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब है कि हमारी फेडरल पॉलिटी है। अगर आप देखो कि सेंटर की अलग पॉलिटी, स्टेट की अलग पॉलिटी, तो हमारी एक फेडरल पॉलिटी है। तो फेडरलिज्म क्या होता है, अब अगर बात देखो, अगर आपको याद हो तो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, फिर नीति आयोग हो गया, उसको एबॉलिश करके नीति आयोग बना दिया। नीति आयोग के अलग अलग प्रिंसिपल हुए। तो कोई फेडरलिज्म के लिए किया होगा ना, सेंटर पे प्राइम मिनिस्टर है, स्टेट पे चीफ मिनिस्टर है
लोकल पे ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत जो होते हैं वो फॉलो करती है। तो ये फेडरलिज्म ही तो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। फेडरलिज्म सिस्टम का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो किस तरीके से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, दैट विल कम अंडर फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। ओके, देन सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन का मतलब है कि सेंटर का स्टेट के साथ कैसा रिलेशन है। कैसा रिलेशन हो सकता है सेंटर का स्टेट के साथ? कुछ आर्टिकल वाइज होगा। वाटर डिस्प्यूट्स आप देखते हो, अगर आप देखते हो कि दो स्टेट्स के अंदर लड़ाई हो रही है या सेंटर का क्या उसके अंदर हो रहा था, जैसे कि आप तेलंगाना आंध्र प्रदेश देखिए, अगर है अलग हो रहे हैं, उनकी कैपिटल क्या बनेगी, सेंटर का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, सेंटर किसी स्टेट को कैसे अलग कर सकता है, जैसे उत्तराखंड यूपी को किया, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को किया, तो क्या किस सेंटर की उसके अंदर क्या पावर होती है। ऐसा तो नहीं है कि सेंटर डिसीजन लेगा और ओवरनाइट ही चेंज कर देगा, नहीं, स्टेट्स कुछ अपोज भी करते हैं, तो उस अपोज का क्या सिस्टम रहता है, ये सब चीज़ें जो आएगी वो आपकी डिस्कस होगी सेंटर स्टेट रिलेशंस के अंदर। इसमें हम मोस्टली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। क्यों करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे? उसके अंदर हमें पता चलेगा कि वाटर डिस्प्यूट्स क्या है, वाटर डिस्प्यूट्स हो गया, आपका गवर्नेंस से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स हो गया, ठीक है, या फिर आपका मान लो कोई एक्ट पास हुआ है, कोई कैपिटल बनाना है, जैसे अमरावती और हैदराबाद का जो इशू चल रहा है, कैपिटल कौन सी होगी, देन क्या डिसाइड किया, सेंटर ने क्या डिसाइड किया, क्या रूल्स बनाए उसके लिए, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। फाइनेंशियल मैटर इंपॉर्टेंट होता है, टैक्स आप कहीं पे कर रहे हो, कहीं आप जीएसटी पे कर रहे हो, तो वो सब किसके डिपार्टमेंट में जाता है, सेंटर में, स्टेट में। अगर हमें कहीं से स्कॉलरशिप मिल रही है या हमें स्टेट को कहीं से ग्रांट्स मिल रहे हैं, तो वो कहाँ से जा रहा है, वो किसके पास ज़्यादा पावर है कि वो सेंटर दे रहा है या स्टेट दे रहा है। सो डैट वी विल कवर इनटू सेंटर स्टेट रिलेशन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मोस्टली हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैटर, कि अगर ये सेंटर स्टेट का इम्पॉर्टेंट है तो ये हमारा इकोनॉमिक्स में भी इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशन सिर्फ पॉलिटी में नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स में भी इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में जो भी चीज़ें चेंजेस आते हैं रेपो रेट के अंदर, या आरबीआई जो भी चेंजेस करता है, या गवर्नमेंट कोई टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस करती है इन्फ्लेशन से रिलेटेड, वो सब सेंटर को किस तरह, स्टेट को किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हम डिस्कस करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस के अंदर। नाउ इंटर स्टेट रिलेशंस, इंटर स्टेट रिलेशंस का मतलब होता है कि स्टेट का आपस में किस तरीके से रिलेशंस है। स्टेट्स का भी आपस में एक दूसरे से रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन कैसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर डिस्प्यूट्स की अगर आप बात करें, तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में अगर आपने सुना हो फ्रेंड्स, तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो होता है तो एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट था जो कि अभी तक नहीं सॉल्व हुआ है। इंदस वाटर डिस्प्यूट्स अगर सुना होगा, ये तो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन में आता है, बट स्टिल कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स के अंदर 4 स्टेट्स इन्वॉल्व थे, गोवा, तमिलनाडु, केरला, ठीक है। तो क्या पावर थी किसके हाथ में, किस स्टेट को कैसे ज़्यादा मिलेगा, वो इंटर स्टेट डिस्प्यूट हो गए। अब 4 स्टेट्स के अगर डिस्प्यूट हो रहा है, अगर मान लीजिए घर में 4 बच्चों के बीच में अगर लड़ाई हो रही है, तो मेन हेड कौन है, या फादर या मदर, वो दोनों आएंगे, वो दोनों डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। तो उसी तरीके से स्टेट्स के अंदर अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो उनको कौन सॉल्व करेगा, उनको सॉल्व करेगा सेंटर आके, सेंटर आगे उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा, दैन द डिस्प्यूट्स विल बी सॉल्व बाय बिटवीन द स्टेट्स। तो उसके अंदर इंटर स्टेट काउंसिल भी बनाई जाती है। अब इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाएगी तो ऐसा तो नहीं है कि उसका हेड जो है वो स्टेट को ही बना दिया जाएगा, अबव किसी को बनाया जाएगा ना। हमारा हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है, इधर फादर और मदर, बच्चे जो है वो स्टेट की तरह होते हैं, सेंटर जो होगा वो कौन होगा, मदर और फादर, पेरेंट्स। तो वो किस तरीके से उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं अगर बच्चों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, दैट वी विल कवर अंडर इंटर स्टेट रिलेशंस। ये इंटर स्टेट और सेंटर स्टेट आपका इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड गवर्नेंस में भी इंपॉर्टेंट है, नॉट इन पॉलिटी बट गवर्नेंस, कि सरकार जो गवर्न कर रही है, रूल कर रही है, उसमें ये दोनों रिलेशंस कैसे इंपॉर्टेंट है वो सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट के अंदर कवर करेंगे। नाउ एमरजेंसी प्रोविजन, एमरजेंसी प्रोविजन की अगर बात करें तो सबसे पहले आएगा कि जैसे मान लो कहीं वॉर हो जाता है हमारे इंडिया या लेट्स से नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में, जैसे इंडिया पाक वॉर हुआ, तो सरकार क्या करती है
किस तरीके से डील करती है, क्योंकि हमारी जो मैन पावर होती है या हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं तो वॉर को दूर करने में लगे रहते हैं। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट के पास क्या पावर होती है या क्या स्पेशल राइट्स होते हैं या क्या प्रिविलेजेस होती हैं जो उनको सही करती है। ऐसे ऐसे कौन से, जैसे कहते हैं ना हमारे घर में कुछ फंड्स होते हैं, इमरजेंसी फंड, हम भी अपने वॉलेट के अंदर कुछ इमरजेंसी रखते हैं कि ये इमरजेंसी के लिए काम आएगा। कई लोग अगर दिल्ली से हैं तो मेट्रो में ट्रैवल करते वक्त 2 कार्ड रखते हैं कि ये इमरजेंसी कार्ड है, क्योंकि अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो ये यूज़ करेंगे। तो सिमिलरली इमरजेंसी प्रोविजन में गवर्नमेंट के पास भी ऐसे बहुत सारी पावर और रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ पावर्स होती है, स्पेशल पावर, जो कि जब इमरजेंसी आती है वो उनको यूज़ करते हैं। अगर हम फंडामेंटल राइट्स जो हमने बात करी थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर हमने जैसे बात करी थी पिछले यहाँ पे, तो हमने देखा था, मैंने आपको बोला था कि ये आर्टिकल 32 है, ये इसको बचाता है फंडामेंटल राइट्स को। तो जब इमरजेंसी आती है तब क्या होता है, तब उन फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है, तब फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ वायलेट होते हैं या नहीं होते हैं, ये सब बातें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, इमरजेंसी प्रोविज़न के अंदर। ओके, तो ये टॉपिक इस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, और मेंस में हम इसका यूटिलाइज करेंगे अगर हमसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया होएगा कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मेंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो इतना कोई क्लियर है? आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई एम हियर ओनली। आपको जितना भी ये टॉपिक कवर करवाया है इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बट ये अभी हमने हाफ वे कवर किया है, नॉट इवन हाफ वे, 2 यूनिट्स अभी तक हमने कवर किए कि हम आगे आने वाली क्लासेस में क्या क्या कवर करेंगे। नाउ नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इतनी देर से हम बात कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, सेंटर की क्या पावर है, स्टेट की क्या पावर है। सो ये हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट होते हैं हमारे, क्या डिस्कस करेंगे इसके बारे में। प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, किसी को अगर अपॉइंट करता है तो कैसे करता है, किसी को रिमूव करता है तो कैसे करता है। आपने कभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हम लोग नॉर्मल पीपल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्यों? क्या सिस्टम है जो हमारे पॉलिटी में फॉलो होता है, क्या है गवर्नर जो है वो किस तरीके से अपॉइंट होता है, किस तरीके से हम उनको स्पेशल पावर्स दी जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, पार्डनिंग पावर जो होती है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में भी जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं स्टेट को रिलेटेड, या किसी कि ये हमारे क्षेत्र के अंदर या हमारे अधिकार के अंदर या हमारे राइट्स के अंदर आता है कि नहीं आता है। तो ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या इनकी जो पावर है वो जैसे एग्जीक्यूटिव हो गई, लेजिस्लेटिव पावर हो गई इनकी, या फिर इनकी फाइनेंशियल पावर जो हो गई, या फिर इनकी जुडिशियल पावर जो हो गई, इनकी कुछ लीगल पावर्स भी होती हैं, या इनकी कुछ स्पेशल पावर भी होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के अंदर। ओके, देन वाइस प्रेसिडेंट भी अगर आप देखो छोटा सा एक टॉपिक होएगा ये, बिल्कुल प्रीलिम्स के हिसाब से, क्योंकि उसी में ये मोस्टली पूछा जाता है। अदरवाइज इसका मीन्स में कम कंट्रीब्यूशन अनटिल अनलेस कोई कंट्रोवर्सी ना हो। तो वाइस प्रेसिडेंट की क्या पावर रहती है, कैसे अपॉइंट होता है, किस तरीके से ये काम करता है, ये हम जो सीखेंगे ये वाइस प्रेसिडेंट के अंदर करेंगे हम। देन प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, बोथ आर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट अपने स्टेट में होता है, ये सेंट्रल लेवल पे होता है, लेकिन दोनों का अपॉइंटमेंट अलग होता है। ऐसे नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने आज सडनली कोई डिसीजन लिया और वो सडनली स्टार्ट हो गया, नहीं, पीछे उनको सलाहकार चाहिए होंगे
तो वो कैसे होता है, किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे दोनों प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर के अंदर, कि प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर होती है, प्राइम मिनिस्टर कहाँ के हेड होते हैं, क्या क्या चीज़ों को चेयर करते हैं, क्या और सीएम क्या क्या करते हैं, अगर सीएम को कोई इश्यू होता है तो सीएम कहाँ जाता है, प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई इश्यू होता है तो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है। सो ये सब चीज़ें हम जो कवर करेंगे ये प्राइम मिनिस्टर और सीएम के अंदर करेंगे। क्या इन पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस बाइंडिंग होती है, क्या इसी पे भी होती है, क्या चीफ मिनिस्टर पे नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है, ये सब चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ये मोस्टली प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आप एक बार ये चीज़ें समझ आ जाएंगी तो आई एम 110% श्योर कि आप उनको क्लब करके मेंस के अंदर एक बहुत अच्छा आंसर प्रस्तुत कर सकते हैं। नाउ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब है कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते क्यों हैं, वाई दे एग्जिस्ट, ठीक है, और उनका रोल क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये जो है ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आएगा। देन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या रोल है, क्या वो किस तरीके से गाइड करते हैं चीफ मिनिस्टर को, किस तरीके से आगे बात करते हैं, दैट विल कवर इन टू स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नाउ कैबिनेट कमिटीज, बहुत सारी हमारी रूल्स चालू हो जाती हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस चालू हो जाते हैं, बहुत सारे एक्ट्स बन जाते हैं, तो ऐसे तो नहीं बनते हैं, कुछ कमिटीज़ होती होंगी जो उनको सपोर्ट करती होंगी, तो उनमें कैबिनेट कमिटीज़ होती होंगी, तो वो कैबिनेट कमिटी का क्या रोल है, वो किस तरीके से गाइड करती हैं, कमिटीज़ किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए गाइड करती हैं, दैट विल कवर अंडर कैबिनेट कमिटीज़। तो ये टॉपिक इस तरीके से इम्पॉर्टेंट है कि कमिटी का क्या रोल होता है, कमिटी किस चीज़ के लिए होती है, एडवाइस करती है तो किस बेसिस पे करती है, और अगर उनकी एडवाइस बाइंडिंग होती है तो क्यों होती है और क्यों नहीं होती है। या फिर एक ये भी है कि कमिटी के अंदर कौन कौन होते हैं, एमपी होते हैं, एमएलएज होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, कौन हेड करता है, और कमिटीज़ जब फॉर्म होती है कितने टाइम के लिए होती है। जैसे आपने कुछ सुना होगा कभी कुछ एडहॉक कमिटी है, कुछ सुना होगा कभी कुछ एडवाइजरी कमिटी है, कुछ कभी सुना होगा कुछ परमानेंट कमिटी है, या कुछ सुना होगा कभी मेन कमिटी है। जैसे आप लोग अगर अपने कॉलेज में कोई ऑर्गेनाइज करवाते हो कोई चीज़, लेट्स से कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज कराते हो, तो उस फेस्ट के अंदर कमिटीज़ बनाते हो, ये स्टॉल देख लेंगे, ये फाइनेंस देख लेंगे, ये जो है वो हॉस्पिटैलिटी देख लेंगे, आप इस तरह की कमिटी फॉर्म करते हो, तो ये कमिटी ही तो आगे डिसीजन करती है, जो कि हेड ऑफ द फेस्ट होता है, जो हेड ऑफ द कॉलेज फेस्ट होता है उसको ये कमिटी ही तो डायरेक्ट करती है कि क्या करना है। हेड ऑफ फेस्ट, कॉलेज की फेस्ट की बात कर रहे हैं, आपको सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ, उसको बहुत सारी कमिटीज बनी, फाइनेंस, स्टॉल्स, इवेंट मैनेजमेंट, देन हमारी बन गई मान लो रिक्रूटमेंट, कुछ होता है ना हॉस्पिटैलिटी, ये सारी कमिटी किसको रिपोर्ट करती है, हेड को करती है, हेड को सलाह देती है कि इसके अंदर आप ये कर लेना, उसके अंदर आप ये कर लेना, तो ये इस तरीके से कमिटी उनको गाइड करेंगी। सिमिलरली यहाँ पे जो कैबिनेट कमिटीज़ होती हैं जो क्या करती हैं, आपके हेड ऑफ द गवर्नमेंट या तो प्राइम मिनिस्टर या तो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट, उनको गाइड करती हैं कि हमारे ऐसा करना चाहिए, आपको इस तरीके से ये डिसीजन लेना चाहिए। ये कमिटीज़ बहुत सारे डिसीजन बनाती है, तभी तो हेड ऑफ द कॉलेज को जाता है, ये हेड ऑफ द फेस्ट को। तो इसी तरीके से हमारे कैबिनेट कमिटीज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हम इस तरीके से कवर करेंगे कैबिनेट कमिटीज़ के अंदर, ठीक है ना। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, मैं आपको डरा नहीं
मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सबसे बड़ा टॉपिक है। इसको कवर करने में आई थिंक 7 डेज लग जाएंगे ऑलमोस्ट। ये इतना बड़ा टॉपिक है। पार्लियामेंट, आप सोचो ना, प्रोसीडिंग्स होती है, बजट पेश हुआ है अभी, तो क्या क्या प्रोसीडिंग्स होती है पार्लियामेंट के अंदर। अगर आप देखो कि दो हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के, वो कैसे फॉर्म होते हैं, किसी की सेपरेट पावर होती है, किसी की ज़्यादा पावर, जैसे लोकसभा की ज़्यादा पावर होगी कुछ मैटर्स में राज्यसभा की हाईएस्ट पावर होती है, ज़्यादा पावर होती है, कुछ में होता है कि दोनों की इक्वल होती है। तो ये आप सोचिए कि राज्यसभा की प्रोसीडिंग कैसे होती है। स्पीकर होता है, उसका क्या रोल होता है, डेप्यूटी स्पीकर होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन होता है, उनका क्या रोल होता है। कोई भी अगर आप देखो, अगर आपने प्रोसीडिंग्स कभी देखी हो, पब्लिक के लिए कभी कभी ओपन होती है और वो करते रहते हैं, स्पीकर का कोई अलग रोल होता है, मोशन पास करवाते हैं, कट मोशन हो गया, कोई एडजॉर्नमेंट मोशन हो गया, तो वो किस तरीके से आपका मोशन पास करवाता है, दैट वी विल ऑल कवर इनटू पार्लियामेंट। ठीक है। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे दो सेपरेट पावर होती है कि किसका क्या रोल है, वो कवर करते हैं। ठीक है। उसके बाद अब आप देखो, आपने देखे होंगे कि कुछ एमपीज और एमएलएज होती हैं जिनकी सेपरेट कुछ डिस्क्रिशनरी प्रिविलेजेस या डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होती हैं, प्रिविलेजेस होती हैं। उनको वो प्रिविलेजेस कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, वो हम डिस्कस कर लेंगे इसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, कि उनकी प्रिविलेजेस क्या होती हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, कि व्हाट आर द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ठीक है। सो वो हम कवर करेंगे इसके अंदर। ठीक है। कि फिर आपने देखा होगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रिविलेजेस भी होता है, जिसको कहते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। वो हम डिस्कस करेंगे इसी के अंदर। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर क्या होता है, सेपरेट उनकी पावर होती है, उनकी ब्रीच होती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। तो ये टॉपिक आपका प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हर साल इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है विदाउट मिसिंग एनी सिंगल ईयर। हर बार पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है क्योंकि ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है। बट हाँ, इस टॉपिक को कवर कराने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा और मे बी 7 डेज तो इसके अंदर डेफिनेटली लगे। ठीक है। नाउ पार्लियामेंट्री कमिटीज़। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का मतलब होता है बहुत सारी कमिटीज़ बनी होती हैं जो कि पार्लियामेंट्री वर्क देखती है। ठीक है। फाइनेंशियल कमेटी हो गई, पब्लिक रिलेटेड कमेटी हो गई, पब्लिक एडवाइजरी कमेटी हो गई। वो कमेटी का क्या रोल होता है, उनकी कितनी पावर होती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर। ठीक है। ये टॉपिक वैसे इंपॉर्टेंट है, कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स याद करने होंगे इसके अंदर, बट ओवरऑल इट्स फाइन। नो, इफ यू टॉक अबाउट जुडिशरी, हमने एग्जीक्यूटिव कर लिया, इसमें कौन सा आएगा, प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये एग्जीक्यूटिव पार्ट है। ओके। देन आएगा लेजिस्लेटिव पार्ट। लेजिस्लेटिव के पार्ट के अंदर कौन सा आएगा, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब आएंगे लेजिस्लेचर के अंदर। देन आएगा हमारा जुडिशियल पार्ट, जिसमें आएगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट और कोई ट्रिब्यूनल्स। क्योंकि अगर हम देखें तो 3 चीज़ ही होती हैं जो यहाँ कंट्री को ज़रूरी है पावर्स की कॉन्टेक्स्ट में, जिसको हम सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं। तो उनके अंदर 1, 2, 3 जो आएंगे वो आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जजमेंट पेश करता है तब तो उसकी क्या पावर है, क्या जज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अपॉइंटमेंट कैसा होता है, इन लोग के रूल्स कैसे चलते हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सिमिलरली ये चीज़ें हम हाई कोर्ट के अंदर भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप हाई कोर्ट आपका
करता है कि उसके पास क्या पावर होती है, जजेस के पास और जस्टिस के पास क्या पावर होती है, तो ये हम हाई कोर्ट में डिस्कस करेंगे। देन सबऑर्डिनेट कोर्ट, कि सबऑर्डिनेट कोर्ट इन द सेंस कि जैसे आप मानो कि उनके पास क्या पावर होती है, क्या उनके अधिकार होते हैं, कितना वो जजमेंट दे सकते हैं, कितना उनका जजमेंट वैलिड है, क्या हाई कोर्ट की जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जा सकता है, क्या सब ऑर्डिनेट की जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव से। ठीक है, देन विल कवर ट्राइब्यूनल्स। व्हाट आर द ट्राइब्यूनल्स, कि अगर जजमेंट है तो ट्राइब्यूनल्स की क्या जरूरत पड़ी। तो या सो ट्राइब्यूनल्स का क्या रोल है, क्या इनके पास कोई सेपरेट पावर है या इनका कोई सेपरेट अधिकार है, क्षेत्र अधिकार है जिसके अंदर ये काम करते हैं, क्या इनकी प्रोसीडिंग्स है, कैसे इनका अपॉइंटमेंट होता है, वो हम डिस्कस करेंगे ट्राइब्यूनल्स को। ठीक है, देन टूल्स, these are the some tools, let's say judicial review, judicial activism, public interest litigation। तो अगर आप ये बात करो तो ये जो टूल्स है ये आपके टूल्स इंपॉर्टेंट होंगे डेफिनेशन वाइज। अभी इनका बहुत रोल चल रहा है, ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब जुडिशियल रिव्यू आया था इसके लिए प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, हो सकता है वो आप जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पूछ ले और पीआईएल के बारे में पूछ ले। तो प्रीलिम्स में मोस्टली इनकी डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, बट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली न्यूज में रहता है। जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म टाइप्स जो है ये मोस्टली अभी न्यूज में रह रहा है। न्यूज में रहने की वजह से जो भी आपके जजमेंट्स होते हैं या जो भी आपकी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो आपकी इससे जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वहाँ प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हम इसको कवर करेंगे, इसके अंदर करंट अफेयर्स के रिलेटेड ज़्यादा टॉपिक कवर करेंगे। इसके अंदर हम करंट अफेयर्स ज़्यादा डिस्कस करेंगे और इसका मतलब समझेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लोकल गवर्नमेंट, कि व्हाट आर द लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट क्या है? लोकल गवर्नमेंट मतलब कि फॉर एग्जांपल हमने सेंटर पे पढ़ा पार्लियामेंट, स्टेट पे पढ़ा हमने लेजिस्लेटिव, तो लोकल पे क्या आएगा? आपने अगर बहुत सारे लोग अगर लोकल लेवल पे रहते हो तो हमारे देखें ना म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल पार्टीज होती हैं या फिर आपकी पंचायती राज होती है, तो वो किस तरीके से काम करती है, डेट विल कवर अंडर लोकल गवर्नमेंट। पंचायती राज एंड म्यूनिसिपल पार्टीज, पंचायती राज का क्या कंट्रीब्यूशन है और म्यूनिसिपल पार्टीज क्या होती हैं वो हम जो कवर करेंगे वो करेंगे इसके अंदर। पंचायत के अंदर पंचायत की क्या पावर होती है, उनका फाइनेंस कैसे देखा जाता है, उनका एग्जीक्यूटिव कौन होता है, उसका लीगल लेजिस्लेशन अगर मान लो तो वो कौन करता है, जिला परिषद बनती है वो कहाँ बनती है, पंचायत समिति जो बनती है वो क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होता है। अभी तो आपने देखा होगा लोकल गवर्नेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है। लोकल गवर्नेंस ऐसे ऐसे रूल्स लेके आ रही हैं लोकल लेवल पे जो कि चेंज करने वाले, जैसे कहते हैं ना कि हाँ सोसाइटी के अंदर चेंज लेके आ रहे हैं, तो वो हम जो पढ़ेंगे वो यहीं पे पढ़ेंगे लोकल गवर्नेंस के अंदर। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज किसके एक्ट के थ्रू बना, कौन सा आर्टिकल आता है, कुछ स्टेट सब्जेक्ट होंगे, कुछ 29 या 32, वो क्या सब्जेक्ट्स हैं, म्यूनिसिपैलिटीज की स्पेशल पावर क्या होती है म्यूनिसिपल को रिलेटेड, इसमें स्टेट का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में तो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। अगर सेंटर और स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो स्टेट और लोकल में भी तो रहेगा, तो स्टेट और लोकल में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, दैट वी विल कवर अंडर म्यूनिसिपैलिटीज। Now, next is this union territory and special areas.
मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे थे कि कुछ स्पेशल स्टेट्स होते हैं जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, जो कि वो देखते हैं कि कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गए, लाइक असम, मेघालय, नागालैंड, उनको स्पेशल पावर्स दी गई है। क्यों दी गई है? क्या वो हमारे सेंटर का पार्ट है, कम पार्ट है, क्या कुछ डिफ़िकल्टीज़ है वहाँ पे, कुछ आइसोलेशंस है वहाँ पे, कुछ कल्चरल असिमेट्री है, इसलिए दी गई है। तो किस लिए दी गई है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ स्टेट्स को भी दे रखी है, जैसे कुछ गुजरात के कुछ लोकल एरियाज़ को दे रखी है, महाराष्ट्र के कुछ लोकल एरियाज़ को दे रखी है, गोवा के कुछ एरियाज़, कर्नाटक के कुछ एरियाज़ क्यों दे रखी है, वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स। यूनियन टेरिटरीज के बारे में हम बात करेंगे कि हमारे जो यूटीज़ है उनकी क्या पावर है, उनकी क्या स्पेशल पावर्स है, या उनको क्या स्पेशल पावर दे रखी है। दैट वी विल कवर अंडर यूनियन टेरिटरीज। देन शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, ये हम डिस्कस करेंगे कि शेड्यूल एरियाज़ क्या होते हैं और ट्राइबल एरियाज़ क्या होते हैं। शेड्यूल एरियाज़ के जो लॉज होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, या उनकी क्या पावर होती है, और ट्राइबल एरियाज़ की क्या पावर होती है, वो किस तरीके से रिलेटेड होते हैं। दैट वी विल कवर अंडर दिस शेड्यूल एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़। ओके, इसके आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ चुके हैं कि शेड्यूल, किसी को भी एरिया को शेड्यूल बोला जाता है तो वो क्यों बोला जाता है, किसी भी एरिया को ट्राइबल अगर बोला जाता है तो व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्राइबल एरियाज। ओके, आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। अगर कुछ आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग unit 1 to unit 5, you can ask me, because we have done 50% of our syllabus ki what I am going to, or what we are going to cover in the upcoming classes. Any doubts? Okay, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं जिनके हाथ में पावर होती है। सो फर्स्ट वी विल कवर इलेक्शन कमीशन। जैसे आप देखो कि इलेक्शन कमीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कुछ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए। ऐसा तो नहीं, आपने अगर वोट करने गए होंगे तो आपने देखा होगा कुछ लोग ऑब्जर्वर्स होते हैं, कुछ इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, आप बैलेट बॉक्स में डालते हो, वो आगे जाते हैं। वो सब किसकी देख रेख में होता है? कोई भी अगर हो सकता है वहाँ के माल प्रैक्टिसेस करने लगे, बंदूक चला दे, या घूस देने लगे, या बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिसेस करने लगे, तो वो सब चीज़ों का देख रेख जो है वो कौन करता है? दैट विल कवर अंडर इलेक्शन कमीशन। जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, आपने सुना होगा। इसे आचार संहिता भी कहा जाता है। तो ये लागू कर देता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो विच इज डन बाय इलेक्शन कमीशन। वो क्या करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर। देन यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का मतलब होता है जो आप दे रहे हो, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। एडमिनिस्ट्रेशन में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके जो ऑफिसर्स होते हैं ये किस तरह से रिक्रूट होते हैं, क्या इनका कोई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एग्ज़ाम के थ्रू करते हैं या ऐसे ही अपॉइंट कर देते हैं, उनका हेड कौन होता है यूपीएससी का, यूपीएससी चेयरपर्सन, यूपीएससी मेंबर्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैसे अपॉइंट होता है, कैसे रिमूवल होता है, क्या क्या उनका टेन्योर होता है, क्या क्या उनकी स्पेशल पावर्स होती हैं, ये हम जो डिस्कस करेंगे दैट वी विल कवर अंडर यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, नाउ फाइनेंस कमीशन। अगर हमने एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर अगर हमने डिस्कस करी है, तो हमें ये भी पता करना होगा कि किसी की फाइनेंस कमीशन क्या पावर है, फाइनेंस कमीशन की क्या पावर है, राइट? कि फाइनेंस कमीशन अगर आपका देखता है ग्रांट्स देके या उस तरीके से, तो उसकी क्या पावर है, दैट वी विल कवर अंडर आर्टिकल 280। फाइनेंस से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, लेजिस्लेटिव चीज़ देखी, एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड चीज़ें देखी ना, फाइनेंस कमीशन क्या करता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या पावर्स है, इसका क्या टेन्योर है,
ये सब बातें जो है हम फाइनेंस कमीशन करेंगे. देन नेशनल कमीशन ऑफ SC एंड ST एंड नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कमीशन. ये टॉपिक आपका गवर्नेंस में, सोसाइटी में बहुत इम्पोर्टेंट है. वेरी वेरी इम्पोर्टेंट गवर्नेंस एंड सोसाइटी के अंदर कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है SC ST और बैकवर्ड क्लासेस का, जो कि आपका ये देखती है कि नेशनल इसके इन लोग SC STs एंड बैकवर्ड कमीशंस जो है, बैकवर्ड क्लासेस जो है, उनकी प्रॉपरली राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो. ये सब चीज़ें जो है वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशन ऑफ SC ST एंड बैकवर्ड क्लासेस के अंदर. तो ये एक टॉपिक जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट मेंस पर्सपेक्टिव से, मेंस पर्सपेक्टिव से वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. नो ओके. नाउ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. हमारी जो भी माइनॉरिटी है उनके लिए हम एक स्पेशल ऑफिसर रखते हैं जिसको हम स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कहा जाता है. वो स्पेशल ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. हु आर दैट स्पेशल ऑफिसर्स. स्पेशल ऑफिसर जो होते हैं वो कैसे, आर्टिकल क्या है उनका, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये सब चीज़ें जो हैं वो हम इससे डिस्कस करेंगे. नाउ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, ये क्या करते हैं, इनकी क्या पावर होती है फाइनेंस रिलेटेड. अगर कोई भी गवर्नमेंट ने कोई बिल पास किया है या कोई ऑक्शन हुई है कहीं से, गवर्नमेंट अगर उसमें इन्वॉल्व है तो उसका जो ऑडिट होगा वो कौन करेगा, CAG करेगा. तो CAG की क्या पावर होती है वो सब हम जो डिस्कस करेंगे वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे. हम करंट एग्जांपल्स भी लेंगे. कुछ स्कैम्स हुए हैं जिसके अंदर CAG की कुछ रिपोर्ट्स आती है, फिर RTI की कुछ रिपोर्ट्स आती हैं. ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे CAG के अंदर. नाउ अटॉर्नी जनरल. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस कुछ और में केस होता है तो गवर्नमेंट को कौन डिफेंड करेगा. ऐसा तो नहीं है प्राइम मिनिस्टर आके खुद डिफेंड करेंगे खुद को, या प्रेसिडेंट आके डिफेंड करेंगे. उनके भी तो लीगल चार्जेस हो सकते हैं. उनको गवर्नमेंट की तरफ से कौन केस लड़ता है, अटॉर्नी जनरल. क्या करते हैं वो, उनका अपॉइंटमेंट कैसा होता है, उनको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अंदर. देन एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, कि एडवोकेट जनरल क्या होते हैं. जैसे सेंटर पे अटॉर्नी जनरल हो गया, स्टेट पे क्या होगा, एडवोकेट जनरल होगा. तो एडवोकेट जनरल का क्या पावर होती है, कैसे अपॉइंटमेंट होता है, ये सब हम जो डिस्कस करेंगे ये स्टेट लेवल पे हम डिस्कस करेंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि GST पे अमेंडमेंट आया था जब हम बात कर रहे थे अभी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो GST काउंसिल बनाई गई. तो ये क्या है, इसकी क्या फीचर्स है, इसकी क्या सेलियंट फीचर्स हैं, इसकी क्या पावर्स हैं, इसका क्या स्ट्रक्चर है, ये हम जो डिस्कस करेंगे GST काउंसिल्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो ये भी इस तरीके से इम्पोर्टेंट है. आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ आप लोगों के लिए. जितने भी लोग आप देख रहे हैं, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया कि सिलेबस किस तरीके से जाएगा, किस डायरेक्शन में मूव होगा और कैसे हम उसको कवर करेंगे. ओके. तो हम आगे बढ़ते हैं. आगे हम देखते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. अभी हमने डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. नाउ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मतलब है कि आपका जो बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क नहीं करती, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हम उनको बोलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. तो वो कैसे बात करेंगे, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे नीति आयोग. मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि 2015 में
प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग रखा गया, तो वो क्या है? नीति आयोग। ओके, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, कि ये क्या है? ठीक है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मतलब अगर आप देखो कि आपके कुछ ह्यूमन राइट वायलेट्स होते हैं, आप जुडिशरी में तो जा सकते हो, लेकिन बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि पीआईएल कैसे फाइल करते हैं, जुडिशियल बैटल्स जो होते हैं वो कैसे लड़े जाते हैं। तो वहाँ पे आता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, कि ये कमीशन आपकी किस तरीके से हेल्प करता है, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन मतलब ये जो ह्यूमन राइट को किस तरीके से बचाता है, किस तरीके से सेव करता है ह्यूमन राइट्स को, एंड किस तरीके से ये आगे लेके जाता है, दैट विल कवर अंडर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। देन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, कि कोई भी रिलेटेड गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन हो, कुछ आरटीआईज हो या कुछ गवर्नमेंट की कोई बातें हो, वो किस तरीके से कमीशन काम करता है सेंट्रल लेवल पे एंड स्टेट लेवल पे, दैट विल कम अंडर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, कि उनकी क्या सेपरेट पावर है, क्या लीगल इश्यूज हैं, क्या रेगुलेशंस है, वो इसी के अंदर कवर होएगा। देन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, विजिलेंस कमीशन वो होते हैं जो कि सेंट्रल स्टेट की कोई प्रोसीडिंग्स होती है उनको ध्यान में रखते हैं, उनको विजिलेंट करते हैं कि किस तरीके से हम उनको विजिलेंट कर सकेंगे, दैट विल कवर अंडर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि इसका बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका टेन्योर क्या है, टाइम फ्रेमवर्क क्या है, कितने टाइम वो रह सकता है, उसके बाद सैलरी कैसे कहाँ से जाती है, फंड कौन से होते हैं इसके पास, पावर्स क्या क्या है, ठीक है, रिमूवल क्या क्या होता है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। नाउ सीबीआई, ये टॉपिक मेंस में एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? सीबीआई, पुलिस, यूपीएससी, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं? सीबीआई को आप अगर ज़्यादा पावर दे दो, पुलिस को कम दो, तो क्या है? पुलिस को ज़्यादा दे दो, सीबीआई को कम दो, तो क्या है? वाई इट इज कॉल्ड एज केज्ड पैरट? वाई इनके पास कम पावर होती है, क्यों? इसकी वजह से। ठीक है, क्या पावर्स होती है, कैसे पावर्स होती है, ये सब जो है वो हम डिस्कस करेंगे सीबीआई के अंदर। ये मेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम एग्जांपल्स कवर करेंगे, रीसेंट एग्जांपल डिस्कस करेंगे, और ये डिस्कस करेंगे कि हाउ इट इज क्रिएटिंग अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, सीबीआई एंड पुलिस एंड अदर थिंग्स। तो इस तरीके से हम सीबीआई को मेंस के तरीके से पढ़ेंगे। नाउ लोकपाल एंड लोकायुक्त, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपने देखा होगा एंटी करप्शन मूवमेंट जो चला था, क्यों चला था वो? लोकपाल के पास क्या पावर होती है, क्या उसका टेन्योर होता है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम लोकपाल के अंदर करेंगे। लोकायुक्ता स्टेट पे बनता है, सेंटर पे बनता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे लोकायुक्ता में। देन एक आता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है नेशनल लेवल पे, तो ये जो होएगा ये आएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए, जिसको बनाया गया है, किस लेवल पे बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, ये हम डिस्कस करेंगे एनडीएमए के अंदर कि एनडीएमए की क्या अथॉरिटी है, क्या क्या उसके पास पावर्स है, क्या क्या रूल्स फॉलो करवाती है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एनडीएमए के अंदर। देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये हमारे एक फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी आती है। जब हम फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि क्या क्या इसके पावर्स हैं, क्या क्या क्यों फॉर्म की गई थी, दैट विल कवर अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, देन ऑफिशियल लैंग्वेज,
ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है कि हम ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, कि फॉर एग्जांपल क्या होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या और भी कुछ चीज़ें हैं, दैट वी विल कवर अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज। देन पब्लिक सर्विसेज, बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज भी अगर हम देखें तो होती हैं, जैसे कि सेंट्रल सर्विस, स्टेट सर्विस। व्हाट आर दी सर्विसेज जो कि फॉलो करवाते हैं, वह इनको यूपीएससी से इनका अपॉइंटमेंट होता है या एसपीएससी से होता है, किससे अपॉइंटमेंट होता है, दैट कवर अंडर दी सेंट्रल सर्विसेज, ठीक है, या स्टेट सर्विसेज, एंड दैट इज रिगार्डेड एज पब्लिक सर्विसेज। इनका क्या रोल है वो कवर करेंगे हम पब्लिक सर्विसेज के अंदर, ठीक है। देन स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, कुछ क्लासेस होती हैं, लेट्स से कुछ कम्युनिटीज हो गई, कुछ ट्रेडिंग एस्पेक्ट हो गया, या मान लो कुछ माइनर स्कैवेंजर्स होते हैं, तो ये सब जो है इन क्लासेस को लेके क्या आपके स्पेशल प्रोविजंस होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। दैट वी विल कवर अंडर द स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। ये टॉपिक आपके लिए ऐसे के अंदर इम्पॉर्टेंट है, एसेज में आप इन टॉपिक्स को लिख सकते हैं, आप इन टॉपिक्स को एसेज के अंदर लिख सकते हैं, GS4 के अंदर लिख सकते हैं, आप आंसर राइटिंग के अंदर इन टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से कवर कर सकते हैं, ओके। नाउ अब आता है इलेक्शन रिलेटेड डिमेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि हमारा जब हम इलेक्शन कमीशन करेंगे हम उसके साथ ही इनको करेंगे, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी क्या मतलब डायमेंशंस होते हैं, उसके पास क्या क्या पावर्स होती है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर हम देखें अगर तो गवर्नमेंट बनती कैसे है, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो कैसे बनता है, ऐसा तो नहीं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद भी उसको रिकॉग्नाइजेशन मिले या ना मिले ये किसकी बारे कि कौन डिसाइड करता है। ये कोई पार्टी होती है जो स्टेट लेवल की होती है, कुछ जैसे होती है नेशनल लेवल की होती है, वो कैसे डिसीजन लिया जाता है, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, okay. So in political parties we will discuss ki what are their backgrounds, what are their challenges, what are their benefits अगर कोई political party form करता है, how it is working as a crux in the constitution, in the system, किस तरीके से वो work कर रही है, that we will cover under political parties, okay. Then electoral and election laws, electoral मतलब कि किस तरीके से FPTP फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हम फॉलो करते हैं, या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये फॉलो करते हैं, तो क्यों फॉलो करते हैं और कहाँ कहाँ पे फॉलो करते हैं, डैट वी विल कवर अंडर इलेक्ट्रल प्रैक्टिसेस, ओके। तो ये इसके अंदर कवर होगा। देन इलेक्शन लॉज मतलब कि इलेक्शन में अगर कोई लॉज बने हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अगर आप देखें कि इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, या आपकी कोई लेजिस्लेटिव पावर है या कोई और पावर है, तो उसके अंदर आपका इलेक्शन लॉज क्या है वो हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन लॉज के अंदर। इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, आज इलेक्शंस है तो 48 आवर्स के बाद क्या होगा, 48 आवर्स से पहले क्या होगा, क्या पावर्स होती हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस होती है, वो इलेक्शन लॉज के अंदर हम डिस्कस करेंगे। देन इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि किस प्रकार के रिफॉर्म्स किए गए हैं। रिफॉर्म्स मतलब कि इलेक्शन से रिलेटेड रिफॉर्म्स किए गए हैं, या आपके जैसे कि RPA एक्ट आया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसके अंदर अगर कोई MP MLA खड़ा होता है तो क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं,
क्या क्या न्यू न्यू रिफॉर्म्स लेके आए हैं। अभी अभी वोटिंग मशीन आ गई, बैलेट वोटिंग आ गई, ऑनलाइन तरीके की जो कुछ चीज़ें आ रही हैं, सोशल मीडिया पे जो क्राइम्स हो रहे हैं, अगर उसमें कोई इन्वॉल्व और वो इलेक्शंस में खड़ा हो रहा है तो उनमें क्या रिफॉर्म्स है। तो ये सब चीज़ें जो हैं दैट वी विल डिस्कस अंडर इलेक्ट्रल रिफॉर्म। देन एंटी डिफेक्शन लॉस। स्पीकर का क्या रोल होता है इसके अंदर, कि अगर स्पीकर किसी को देखता है, कोई एमपी या कोई कैंडिडेट अगर एंटी डिफेक्शन के थ्रू थोड़े इसको इश्यूज हो रहे हैं तो उसमें मेन पावर किसके हाथ में है। इसमें ये क्वेश्चंस मेंस में आया था 2016 में। एंटी डिफेक्शन लॉ वाला फैक्चुअल क्वेश्चन था पूरा। जजमेंट पूछा था कि क्या है जजमेंट, उसके बारे में इनसे सवाल किया था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एंटी डिफेक्शन, फैक्चुअल में मेंस के अंदर ये पूछा गया था। तो ये टॉपिक भी हम कवर करेंगे धीरे धीरे इसको। नाउ वी विल कवर द मिसलेनियस टॉपिक। प्रेशर ग्रुप्स गवर्नेंस का पार्ट है ये। आप अपना कोई भी ऑप्शनल ले लो, पबैड ले लो, पॉलिटिकल साइंस ले लो, और आप ले लो सोसाइटी ले लो, 2 3 4 ऑप्शनल है। अगर आप इनमें से कोई लेते हो अब इसके बारे में डेफिनेटली पढ़ो कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, एनजीओज क्या होते हैं, क्योंकि ये टॉपिक गवर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे है गवर्नमेंट, ये है सिटीजनशिप, यहाँ पे जो इनका ब्रिजिंग गैप होता है वो होता है, कम करता है एनजीओज। ठीक है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट आपको ये बताता है कि रूल्स लेके आता है, रेगुलेशंस लेके आता है, कभी उसके वायलेट हक में होते हैं, कभी नहीं होते हैं, बट आपको जो सिटीजन्स होता है वो उनको फॉलो करता है। बट एनजीओ जो होता है, अगर आपने देखा होगा कि मानव अधिकार के लिए जिसे कहते हैं लड़ते हैं, ग्रीन पीस हो गया, डॉक्टर फॉर यू हो गया, तो ये किस लिए होते हैं? ये किस लिए होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि ये सोसाइटी और गवर्नमेंट के बीच का जो ब्रिज होता है उसके लिए उनका काम करता है, ये ब्रिज का काम करता है। ये एनजीओ जो होते हैं वो ब्रिज सिविल सोसाइटी के लिए की तरह जो होते हैं उनको बोला जाता है, प्रेशर ग्रुप, एनजीओ, सिविल सोसाइटी। इनका बहुत बड़ा रोल होता है गवर्नेंस के लिए। तो ये टॉपिक जो है वो इस तरीके से इम्पोर्टेंट है। इनमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स, इस पे मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स खुद टीचर को बता सकता है कि कौन कौन से एनजीओ है, किस किस के लिए काम कर रहा है। आई होप आप उसके अंदर जब ये टॉपिक आएगा तो मैं आपको पहले से बताऊंगी कि आप प्रिपेयर करके आना, तो आप पहले से कुछ कुछ इसके टॉपिक्स डिस्कस करना। एंड मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछें इससे रिलेटेड, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत करंट अफेयर्स में भी रहता है हर बार, और इनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, उनके चैलेंजेस बताइए। डू यू थिंक द एनजीओज आर एबल टू वर्क सफिशिएंटली इन द ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन, तो इसके अंदर ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आप किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वर्क कर रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके बारे में रिव्यू कि हाँ चलो, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई उसके अंदर गवर्नमेंट का अच्छा रोल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बनाई उसके अंदर अच्छा रोल है। तो ये जो पूरा हम रिव्यू करेंगे, पूरा जो गवर्नेंस और पॉलिटी पढ़ के जो उनका रिव्यू करेंगे वो इसी के अंदर करेंगे, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, ठीक है। सो अब हमारा, मैंने आपको पूरा सिलेबस जो है वो कवर करवा दिया है कि हम किस तरीके से टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ यूनिट 10 तक, 1 to 10। तो हम इसी तरीके से इनको फॉलो करेंगे और हमारा रूटीन यही रहेगा। हमारा रूटीन यूनिट 1 से यूनिट 10 नहीं कवर होगा, हमें मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर हम सबसे पहले क्या कवर करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम इसमें अंदर सबसे पहले ये टॉपिक कवर करें जो कि एग्जाम प्रायोरिटी वाइज देखें कि जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से कौन सा इम्पॉर्टेंट है।
सो आई विल स्टार्ट विद दिस। इससे आपको पता चलेगा प्रेसिडेंट क्या होता है, गवर्नर क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं। ये सब मैं चाहती हूँ ये कवर करें क्योंकि इनका करंट अफेयर से बड़ा लिंकेज है। उसके बाद मैं आपका कवर करूँ ये, इसको करने के बाद मैं आपका कवर करूँगी लोकल गवर्नमेंट, पूरा यूनिट 3 और यूनिट 4 हम पहले कवर करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे यूनिट 5। यूनिट 5 कवर करने के बाद हम कवर करेंगे यूनिट 1 कवर करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली अब बैकग्राउंड क्या है। यूनिट 1 कवर करेंगे, यूनिट 1, ठीक है। तो उसके बाद हम फर्दर चलेंगे। तो मतलब इस स्लाइड की आपको मैं बताऊंगी टॉपिक कि आज हम ये कवर कर रहे हैं, वो हम टॉपिक कवर करेंगे। मैं आपको सोर्स बताऊंगी कि सोर्स से आप पढ़ सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप मुझसे मेरी क्लास के लेक्चर्स, आई थिंक आई विल मेक इट मोर कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक, कि आपको वो क्लास के अंदर ही समझ आ जाए। आपको कोई भी डाउट हो आप बेझिझक मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं क्लास के अंदर, क्लास के बाहर, व्हाट्सएप पे, चैट के थ्रू, लाइव क्लासेस के थ्रू आपके डाउट जो है वो डेफिनेटली सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। आपको मैं ट्राई करूँगी कि अगर मेरे पास गूगल नोट्स हों so I'll try to make that, otherwise these PPTs are more than sufficient, क्योंकि जो notes में है वो इन PPTs में है, तो ये भी आपका simultaneously cover होएगा। Now मैं सोचती हूँ कि अगर हमने ये सिलेबस इस तरीके से रूटीन देखा है कि किस तरीके से फॉलो हो रहा है, सो ना I'll try कि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। हमने सिलेबस किया, लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम एग्जाम के अंदर जो प्रीलिम्स है उसके अंदर और मेंस है उसके अंदर हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें और किस तरीके से मिनिमम ऑप्शंस के अंदर उनको एलिमिनेट करके राइट ऑप्शन से पहुंचे प्रीलिम्स में, और आंसर की अप्रोच क्या होनी चाहिए मेंस के अंदर। मैं आपके साथ वो डिस्कस करती हूँ। ओके, एक ऑप्शन मिसिंग है इसके अंदर, ठीक है। नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दीज आर द स्टेटमेंट्स। A bill amending the constitution requires a prior recommendation of the president of India। इसने बोला है कि कोई भी बिल को अमेंड करने के लिए, मैंने आपको वो टॉपिक बताया था ना अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो इसी के लिए था, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि कोई भी बिल अगर पेश किया जाता है पार्लियामेंट में तो उसके अंदर प्रेसिडेंट की पावर होती है, हाउस ऑफ पावर्स होती है, किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो यही है। सो बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। When a constitution amendment bill is presented, देखो बहुत सारे बिल्स होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस करके आ रहे हैं उनमें अगर हम कुछ अमेंड करते हैं तो वो बिल, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। When a constitution amendment bill is presented to the president of the India, it is obligatory for the president of India to give or his or her assent। मतलब वो प्रेसिडेंट के लिए ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी के अंदर मतलब कंपल्शन। थर्ड इज a constitution amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and Rajya Sabha by special majority and there is no provision for joint sitting। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पास जो है वो लोकसभा से भी पास होना चाहिए, राज्यसभा से स्पेशल मेजॉरिटी। ये हम जब डिस्कस करेंगे कि बहुत सारी मेजॉरिटीज होती है, एक होती है सिंपल, एक होती है स्पेशल, एक होती है सिंपल प्लस स्टेट का क्या कंट्रीब्यूशन है वो, या स्पेशल प्लस स्टेट का कंट्रीब्यूशन है वो, तो ये हम देखते हैं। एंड देयर इज नो प्रोविजन जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग भी कुछ होती है, दोनों हाउसेस को बुला के किया जाता है, ठीक है। तो वो जो होता है वो मैं आपको बताऊंगी जब हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये सवाल है, ये आपको समझ आया? ये 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, अब आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो आंसर इसका मैंने ऑलरेडी बोल्ड में करके रखा हुआ है, इट्स 2 and 3। आप अगर चाहे तो टाइम लगा के इन क्वेश्चंस को एक बार देख सकते हैं वापस से।
Fine. Why it is 2 and 3? Because a constitution amending requires a prior president of the a bill amending the constitution requires the prior recommendation of the president of India is wrong. नहीं चाहिए. Without recommendation के थ्रू भी वो प्रेजेंट किया जा सकता है. तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं. जब मैंने आपको बोला था कि एग्जाम से रिलेटेड प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस तरीके के आपको सवाल पूछे जाएंगे. Now next. The second question is, if a particular area is brought under the 5th schedule and of the India of the Constitution of the India, which of the following statements best reflect the consequences of it? This मैंने आपको बताया था कि 5th schedule and 6th schedule से related questions पूछे जाते हैं. तो वो क्या है? वो यही है कि अगर आपका मैंने आपको बताया था स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया, दीज आर द दीज पॉइंट्स. तो अगर आपका कोई भी एरिया अगर 5th शेड्यूल के अंदर लेके आते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो होता है वो क्या होता है, बेस्ट रिफ्लेक्ट्स. तो ये जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट इज, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम द ट्राइबल पीपल ऑफ टू नॉन ट्राइबल पीपल. एक ये है. Then this would create a local self-government body in that area. This would convert that area into a union territory. The state having such area would be declared as a special category state. ठीक है. तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है. ये टॉपिक आपने एक बार देख लिए, ऑप्शंस देख लिए आपने कि क्या क्या है, ABCD. ओके. सो व्हाट आर द बेस्ट रिफ्लेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ये प्रिवेंट करेंगे लैंड को फ्रॉम ट्राइबल एरिया टू नॉन ट्राइबल एरिया. ये प्रिवेंट करेगा. ये राइट ऑप्शन है इसका. बट अगर हम ऑप्शंस का देखें, दिस वुड क्रिएट ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी इन द स्टेट. अब जैसे अब देखिए कि किस तरीके के ऑप्शन पूछे जाते हैं. कंफ्यूजिंग कि आपको अगर लोकल बॉडी के बारे में पता हो, नॉन लोकल बॉडी के बारे में पता हो, बट फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा हो कि किस तरीके से पूछा जा रहा है. जब तक आप लोकल बॉडी का अलग से नहीं पढ़ेंगे, म्यूनिसिपैलिटीज़ का अलग से नहीं पढ़ेंगे, 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल का अलग से पढ़ेंगे, उसी तरीके से आपका टॉपिक्स आपको समझ आएगा कि लोकल गवर्नेंस बॉडी तो 73 अमेंडमेंट एक्ट में है, लोकल बॉडी के अंदर आता है. यहाँ पे कैसे पूछा? ये यूनियन टेरिटरी में कोई 5th शेड्यूल थोड़ी ना आता है जो उसको कवर कर देगा. एंड हाई वुड डिक्लेयर अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, वो तो एक अलग टॉपिक है. तो ये हम इस तरीके से एनालिटिकल जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. हर क्लास के बाद थोड़ा सा टाइम निकाल के ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम इसको प्रेजेंट करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो हमने क्लास का नॉलेज जो है वो यूटिलाइज जो किया है वो यहाँ पे किस तरीके से हेल्पफुल होगा. नो, अब ये बोल रहे हैं राज्यसभा हैज़ अ इक्वल पावर विद लोकसभा इन किसमें? A matter of creating new all India services, amending the constitution, the removal of the government and making the cut motions. ये टॉपिक अगर आप करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी. एक होती है जहाँ पे लोकसभा की ज़्यादा पावर है राज्यसभा से. एक मैंने बताई थी राज्यसभा की ज़्यादा पावर है लोकसभा से. एक बताई थी लोकसभा इज इक्वल टू लोकसभा इज इक्वल टू राज्यसभा. मैंने आपको ये 3 चीज़ें बताई है. ठीक है. अब क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा की इक्वल पावर लोकसभा से किस मैटर में आती है. तो किस मैटर में आती है? वो ये मैटर होगा. अब ये मैटर हम कब डिस्कस करेंगे? जब हम पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, तब हम जो ये डिस्कस करेंगे वो तभी करेंगे. ठीक है. तो इसका राइट आंसर है क्रिएटिंग द मैटर ऑफ ऑल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन जब हम अमेंड कर रहे होते हैं तो उसके अंदर 2 टॉपिक्स का यूज आया. एक तो आया पार्लियामेंट का, ठीक है, और एक आया अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन का.
ठीक है, इन दो पावर्स का यूज आया जिसकी वजह से हम लोग आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं हो। अगर डाउट हो यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज। फाइन, shall we move to next slide? Okay. ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन है। In the light of the controversy regarding the use of EVM, electronic voting machine, what are the challenges? तो ये important है, इसको A मार्क कर दो। Challenges before the Election Commission of India to ensure the trustworthiness of the elections in India. This is the, ये आपका सेकंड वो है। तो फर्स्ट आपको बताना है कि चैलेंजेस क्या क्या है इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन के। सेकंड आपको बताना है कि ट्रस्टवर्दीनेस क्या है। तो ये जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका अप्रोच देखेंगे कि हमें बताना क्या क्या है। हम इन देखो, कोई भी अगर हम आंसर राइटिंग लिखते हैं उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट इज कंटेंट, second is structure, next is presentation। ठीक है, तो कंटेंट के अंदर क्या क्या आएगा? कंटेंट के अंदर आएगा जो हमने ये मार्क किया है। एक तो ये कीवर्ड ए, ठीक है। तो सबसे पहले कंटेंट में हम देखेंगे कि हमारे ये चैलेंजेस पूरे हो जाने चाहिए और ये पूरे हो जाने चाहिए, इसके नंबर होते हैं। देन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा? इंट्रोडक्शन आ रहा है, कंक्लूजन आ रहा है, जो आप सब पार्ट्स देखते हो वो आ रहे हैं कि किस तरीके से आप उनको हैंडल करते हो, सब पार्ट्स को, वो आ रहा है। ठीक है, सब पार्ट्स मतलब आप सारे सब पार्ट्स को एड्रेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या फिर आपका ऐसा नहीं कि सिर्फ पैराग्राफ में लिखा हुआ है, नहीं, इंट्रो लिखो, उसके बाद उसकी सब हेडिंग लिखो। जैसे क्या हो गया, चैलेंजेस, सब हेडिंग आ गई चैलेंजेस, देन पॉइंट्स लिखो। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ इलेक्शन, वो लिखा, उसके पॉइंट्स लिखे हमने, और लास्ट में हमने आंसर को कर दिया कंक्लूड। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। ये आपको अभी हैवी लग रहा होगा, लेकिन अब जब हम धीरे धीरे आगे की क्लासेस करेंगे मैं आपको सिखाऊंगी आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। आई विल टीच यू। देन नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आप अपने आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो। बुलेट फॉर्म में करते हो, अंडरलाइन करते हो कि नहीं करते हो, ऐसे नहीं कि मार्जिन के बाहर जा रहा है आपका आंसर्स, ओवरराइट कर रहे हो, कट पेस्ट कट कर रहे हो बार बार, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आपकी कोई भी आंसर राइटिंग होती है उसके अंदर तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब आपने जैसे अब देखा, इन द लाइट ऑफ रीसेंट कंट्रोवर्सी, मीन्स आपको बताना है कि रीसेंट कंट्रोवर्सी क्या है। वो रीसेंट कंट्रोवर्सी क्या, वो एग्जाम्पल्स के थ्रू आप बताओ, चाहे कुछ इंसिडेंट्स हुए होंगे उनके थ्रू आप बताओ ये क्या रीसेंट कंट्रोवर्सी है। इन द लाइट ऑफ रीसेंट कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द यूज ऑफ ईवीएम, व्हाट आर द चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या क्या है, एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ इलेक्शन की जो है वो कैसे देखी जा सकती है। तो ये क्वेश्चन है, मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया कि किस तरीके से कवर करना है, बट अगर अप्रोच देखें तो हम क्या रहेगा, डिस्कस द इश्यूज एंड कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू ईवीएम, जो कि मैंने आपको मार्क करवाया है ए पॉइंट, एंड सेकंड इज डिस्कस द चैलेंजेस बिफोर द ईवीएम, ट्रस्टवर्दीनेस टू इंश्योर ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन है, ये आपको 250 वर्ड्स का लिखना है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन
आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में, क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और आंसर राइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम किस तरीके से डिस्कस करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगी कि आंसर को किस तरीके से एड्रेस किया जाता है, क्वेश्चन को किस तरीके से एड्रेस किया जाता है, उसका आंसर राइटिंग कैसे लिखी जाती है, दैट आई विल टीच यू। शैल वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? नो, ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन ए फाइनेंशियल इमरजेंसी बी प्रोक्लेम? तो मैंने आपको बोला था मैं इमरजेंसीज करवाऊंगी, फाइनेंशियल इमरजेंसीज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो व्हेन सच अ डिक्लेरेशन रिमेन्स इन फोर्स? तो इमरजेंसी का सर्कमस्टांसेस क्या है और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो हम जो डिस्कस करेंगे इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है, बट वो मेंस में उसके फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ डिमांड क्या है? सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, अब बताओगे कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन। इंट्रोडक्शन मतलब आप ये बताओगे फाइनेंशियल इमरजेंसी होती क्या है, व्हाट इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी। आप जब ये बताओगे फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, उसका आर्टिकल बताओगे, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी तो बताओगे। वही आंसर वही आपको इंट्रो में लिखना शुरू करना है। द नेक्स्ट इज ग्राउंड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। कि ग्राउंड्स क्या क्या है, किस ग्राउंड पे डिक्लेयर किया जाता है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने का, वो आप जो है वो यहाँ पे डिस्कस करोगे। हेडिंग लिखोगे और बताओगे कि आपकी ग्राउंड्स क्या क्या हैं। वॉर हुआ है, कोई इकोनॉमिक क्रैश डाउन आ गया है, वो सब आप बताओगे। ये सब आपने ए पार्ट कवर किया। What are the circumstances can a financial emergency be proclaimed by the President of India? Now second part is what are the consequences? कि consequences क्या है emergency के, ये second part है। कि आप अगर देखो कि ये consequences है कि हाँ ये बिल रोक दिया जाता है या ये बिल पास कर दिया जाता है, यहाँ पे ये इशू आता है, तो these are the consequences, ये consequences है। और फिर एंड में आपको किसी भी आंसर का वे फॉरवर्ड कर देना है, सोल्यूशन, कंक्लूजन। सोल्यूशंस में आप क्या लिख सकते हो कि कोई कमिटी है, कोई कमीशन है, उसका रेफरेंस दे सकते हो, ये बता सकते हो कि वो क्या सपोर्ट करती है, अगर इमरजेंसी होती है तो किस तरीके से हटाया जाता है, किस तरीके से आगे उसको प्रोसीड किया जाता है। तो आप उसका सोल्यूशन आप देख सकते हो कि हाँ ये कंक्लूजन है, इस तरीके का सोल्यूशन इसमें लिया जाएगा। तो वो जो होगा उसको हम बोलते हैं वे फॉरवर्ड। कि आप कमीशन से रिलेटेड या कमिटी से रिलेटेड आप सोल्यूशन दे दीजिए कि हाँ ये सोल्यूशन है। ओके, तो ये आपका मेंस का रहेगा। ठीक है, सो नाउ हमने आज क्लास के अंदर क्या क्या सीखा। हमने ये सीखा कि हम कैसे सिलेबस कंप्लीट करेंगे और कैसे हमारे प्री और मेंस की जो क्लासेस है वो किस तरीके से चलेंगी। ठीक है, तो मैं आपको गाइस एक चीज़ बता देती हूँ कि आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम सिलेबस धीरे धीरे कवर करेंगे, बट हम मेनली फोकस करेंगे कि हम उनको करंट अफेयर्स को डालते रहें उसके अंदर, ताकि अब जब कोई भी इशू पढ़ो तो आपको ये दिक्कत ना आए कि इस करंट अफेयर्स के अंदर इस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का क्या कंट्रीब्यूशन और ये कैसे योग इसमें आ गया। ठीक है, तो हम एक तो ये कवर करेंगे। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगर इस फील्ड में एकदम न्यू है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, आप या 2024 या 2025 में देंगे, तो प्लीज़ आप उसमें 6 से लेके 12 तक की NCERT पढ़ना शुरू कर दीजिए, पॉलिटी से रिलेटेड। ठीक है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी कि कहाँ अवेलेबल है, ये पढ़ना शुरू कीजिए।
ये पढ़ने के बाद मैं आपको सोर्सेज, ऑथेंटिकेट सोर्सेज, न्यूज़पेपर कौन सा है, अगर आप हिंदी मीडियम के लिए हैं मैं तब भी आपको बताऊंगी, अगर आप इंग्लिश मीडियम के लिए हैं तब भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको सोर्सेज कौन कौन से रेफ़र करने हैं। वो सोर्सेज आप रेफ़र कीजिए, ठीक है। वो सोर्सेज जब आप रेफ़र करेंगे देन वी विल सी कि आप किस तरीके से बढ़ रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आएगा। पहले आपको डेली क्लासेस अटेंड करनी है। डेली क्लासेस अटेंड करने के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर यू क्वेश्चन पेपर PYQ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। PYQ आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आपको अंदाज़ा होएगा कि हमसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। कई बार होता है स्टूडेंट सिर्फ पढ़ लेता है, सिलेबस पढ़ लिया, टॉपिक्स पढ़ लिया, बट उसको यही नहीं पता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सवाल कैसे पूछे जाते हैं, उनको प्रीलिम्स में और मेंस में कैसे एड्रेस किया जाता है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो हम डेली प्रीलिम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर मेंस के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मेट चलेगा। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम हियर टू हेल्प यू। सो आज की क्लास हम यहीं इसको ख़त्म करते हैं। आई होप यू एंजॉयड। सो एनी डाउट? Any questions related to that session? Any question you can ask. Okay, fine. Thank you so much.